नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इन्फ्लेशन का रिमेनिंग पार्ट। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन को कैसे हम लोग मेजर करते हैं और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि इन्फ्लेशन कैसे होता है, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, कौन कौन से टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इसके क्या मेजर्स होते हैं और साथ ही में जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है। इन सबको इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अगर मैं कॉज ऑफ इन्फ्लेशन की बात करूं तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं। इसमें मेजरली बात करी जाए तो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, एक आपका होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी होता है, साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसी, सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज, ये सब भी मेजर रोल प्ले करती हैं आपके इन्फ्लेशन के अंदर। आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं हमारे डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? जब आपकी इकोनॉमी के अंदर आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो आपकी बढ़ जाती है आपकी एग्रीगेट सप्लाई से, यानी कि आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ चुकी है आपकी एग्रीगेट सप्लाई से, तो उस टाइम पे आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। सो बेसिकली अब इसको मैं समझाने के लिए एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, एक सिंपल सी भाषा में आपको समझाती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोविड-19 हुआ, अभी कोरोना के केसेस आने लगे, उसकी वजह से क्या हो गया, गवर्नमेंट ने बोला कि सबको मास्क पहनना जरूरी है। इन्फेक्शन से बचना है, कोरोना से बचना है, तो सबको मास्क पहनना पड़ेगा। इसकी वजह से मास्क की डिमांड इकोनॉमी में बहुत बढ़ जाती है। इंडिया में मास्क की डिमांड बहुत बढ़ने लगती है, लेकिन जो मास्क बनाने वाली कंपनीज है वो लिमिटेड है और उसकी वजह से जो सप्लाई होती है इकोनॉमी के अंदर वो बहुत कम होती है। यानी कि आपको चाहिए तो 100 मास्क, लेकिन आपकी इकोनॉमी में बनकर कितने आ रहे हैं? 70 मास्क। ठीक है, तो अब ये जो 30 मास्क का जो डिफरेंस है वो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेगी। यानी कि अब इन 100 लोगों में से 70 लोगों की जिनकी पेइंग कैपेसिटी होगी हाई प्राइसेस, वही इन मास्क को खरीद पाएंगे। ओके, तो क्या हुआ कि जब डिमांड आपकी बहुत ज्यादा थी लेकिन सप्लाई आपकी कम थी, उसकी वजह से आपकी प्राइसेस जो थी वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है ये गवर्नमेंट की एक्सपेंशनरी पॉलिसी की वजह से भी हो सकती है, जहां पर गवर्नमेंट जो है वो अपना एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ा रही है, परचेजिंग पावर जो है जो लोगों के हाथ में वो इंक्रीज हो रही है। तो यानी कि जब परचेजिंग पावर इंक्रीज हो रही है तो आप लोगों की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है लोगों की, लेकिन आपकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड ही है। अच्छा, एक टर्म होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, जिसको हम लोग इकोनॉमी में आगे पढ़ेंगे और ये कई बार वर्ड हम लोग यूज भी करते हैं। तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होता है? एक इकोनॉमिक सिचुएशन होती है जहां पर जितने भी रिसोर्सेस हैं हमारी इकोनॉमी में उसको हम लोगों ने फुली यूटिलाइज कर लिया है, कंप्लीटली यूटिलाइज कर चुके हैं। बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, ठीक है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस हैं। तो जब हम लोग हमारे जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको उनकी फुल कैपेसिटी पे यूज कर रहे हैं और कोई फर्दर आपके पास स्कोप नहीं है इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट का, और आपकी जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी क्या है, बिल्कुल ऑप्टिमल है, मतलब जिनको काम मिलना चाहिए था मिला है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल मिनिमम लेवल पे है, तो उस टाइम पे अगर आपका कुछ भी, मतलब कि वी यूज दिस वर्ड कि लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल कम है, आपके प्राइसेस इकोनॉमी में स्टेबल है, रिसोर्सेस आप फुली यूटिलाइज कर रहे हो, उस कंडीशन में, ठीक है, उस कंडीशन में जब आपकी एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो ज्यादा हो जाती है आपकी एग्रीगेट सप्लाई से, तो इट कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है आपका एग्रीगेट डिमांड और आपके एग्रीगेट सप्लाई के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। अब इन्फ्लेशनरी गैप की डेफिनेशन बोली जाए तो ये एक सिचुएशन है जब आपकी एग्रीगेट डिमांड आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, एट विच लेवल, एट द लेवल जहां पर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। ओके, अब हम लोग ये पूरा कंप्लीट डिमांड का साइकिल जो है उसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज दिस पूरा साइकिल। आपकी इकोनॉमी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे वर्क कर रही है, ठीक है, सारे आपके जो रिसोर्सेस हैं वो ऑप्टिमली यूटिलाइज हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी लेकर आती है, वो ज्यादा एक्सपेंडिचर करने लगती है। इसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे स्टार्ट कर जाती है
जो इकोनॉमी अपनी ऑलरेडी बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पे काम कर पा रही है, अब वो सप्लाई ऑफ गुड्स जो है उसको बढ़ा नहीं पाती है। भाई उसके पास जितने रिसोर्सेज थे उसके हिसाब से जो जितना बना पा रही थी वो बना पा रही है, लेकिन आपकी जो डिमांड है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की वजह से, जो परचेजिंग पावर बढ़ा है, आपका परचेजिंग पावर जो बढ़ा है उसकी वजह से डिमांड तो बढ़ गई है। अब जो एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है उसको मीट करने के लिए हमारे पास उतनी सप्लाई नहीं है, तो ये जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, और या फिर हम लोग इसको इन्फ्लेशन भी कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एक इसका अपोजिट टर्म होता है, जैसे कि इन्फ्लेशनरी गैप एक डिफ्लेशनरी गैप भी होता है। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, यानी कि योर एग्रीगेट सप्लाई जो है वो आपकी ज्यादा है आपकी एग्रीगेट डिमांड से। ओके, आपकी एग्रीगेट डिमांड से आपकी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। अब ये किस वजह से हो सकता है कि भाई आप गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज करी है, परचेसिंग पावर लोगों के हाथ में कम हो गई है, इसलिए उनकी डिमांड कम हो गई है, लेकिन आपकी इकोनॉमी तो फुल लेवल पे वर्क कर रही है, तो वही भाई सप्लाई तो उतना ही बना रही है। अब 100 प्रोडक्ट्स वो बना रही है, ठीक है, अब आपकी इकोनॉमी जो है वो 100 प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है, लेकिन डिमांड 70 की है, तो ये जो गैप दोनों के बीच में होगा उसको हम लोग डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? बढ़ते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की तरफ से। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में रिलेशन, लेकिन अब एक इकोनॉमिक में ऐसी सिचुएशन आती है जहां इन्फ्लेशन बढ़ता है, लेकिन उसका रीजन डिमांड नहीं है, डिमांड उसका रीजन नहीं, रीजन ये है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का वही इंक्रीज हो चुका है। आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, कैसे इंक्रीज हुआ है? या तो आपकी वेजेस इंक्रीज हुई हैं, तीन फैक्टर्स है मेजर, वो देखो, एक तो आपका है कि आपके या तो वेजेस इंक्रीज हो गई हैं, या फिर प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं, या फिर आपके रॉ मटेरियल की प्राइसेस इंक्रीज हुई है। वन बाय वन लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं वेजेस। अभी क्या हो रहा है, लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है भाई, मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यानी कि आपकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो लोगों को कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, उनको भी ज्यादा पैसा चाहिए, तो वो अपने एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं, उनको ज्यादा सैलरी चाहिए, तो यानी कि आपकी इंक्रीज वेजेस इंक्रीज हो रही है। हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा था फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। भाई वेज होती है आपकी, दैट इज योर लेबर कैपिटल प्रॉफिट्स एवरीथिंग। तो ये जो थिंग है आपकी वेजेस जो बढ़ रही है, यानी कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, अब भाई एम्प्लॉयर को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो आपकी जो बेसिक कॉस्ट बन रही है प्रोडक्ट की उसमें ये चीज इंक्रीज हो रही है, तो अल्टीमेटली वो क्या कर रही है, आपकी इन्फ्लेशन को और बढ़ा रही है। नाउ एक या तो ये सिचुएशन हो सकती है, सेकंड इंक्रीज इन फर्म्स प्रॉफिट। अब पहले जहां फर्म 10% का प्रॉफिट मार्जिन रखती थी, अब प्रॉफिट मार्जिन को उसने बढ़ाकर 12% कर दिया है, ठीक है, तो अगर उसको 12% प्रॉफिट चाहिए तो उसको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, प्राइस बढ़ाएगा तभी उसको जो प्रॉफिट है वो उसका इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से या तो एक फैक्टर प्रॉफिट्स हो सकता है, एक हो सकता है कि आपके रॉ मटेरियल की प्राइसेस ही बढ़ रही हैं। सपोज अगर आप कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि सपोज आप शर्ट बना रहे हैं, ठीक है, आप शर्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, अब जो कपड़ा आप लेकर आते हैं, जो कपड़ा पहले आपको 90 रुपए में मिलता था अब वो आपको 100 रुपए में मिल रहा है, ठीक है, तो जो शर्ट आप पहले 200 में बेचते थे अब उसको आप 210 में बेचोगे। ओके, तो इस तरीके से क्या हो रही है, आपकी प्राइसेस जो हो रही है वो इंक्रीज हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जहां पर आपका मेन जो रीजन है प्राइसेस बढ़ने का वो एग्रीगेट डिमांड ना होकर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। यहां तक क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इस पूरे कंप्लीट कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन को एक बार और समझाने के लिए मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज इंडियन इकोनॉमी है, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, बिल्कुल मैक्सिमम ऑप्टिमल प्रोडक्शन के साथ, यहाँ पर बिल्कुल प्राइस भी स्टेबल है, आपके रिसोर्सेज भी फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, सबको अपना काम मिल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बिल्कुल मिनिमम है, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच लो। अभी अचानक से क्या होता है, यूएस से डिसाइड करता है ईरान पर अटैक करने का, उसका न्यूक्लियर वेपन डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब यूएसए ने करा ईरान पे अटैक, ईरान ने अपनी क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ा दी। अब इंडिया जो अपना मैक्सिमम क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है, अब वो तो बेचारी इंडियन गवर्नमेंट तो परेशानी में आ गई कि भाई अब जब उसको ज्यादा मिल रहा है तो यहाँ पर जो प्राइसेस होंगी उससे क्रूड ऑयल से बनने वाली जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स है वो सब बढ़ जाएंगी, तो इसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो गया, इंडिया के अंदर प्राइसेस राइज हो गई। तो ये पूरा कंप्लीट एक साइकिल है। साइकिल को एक बार देख लेते हैं। आपकी इकोनॉमी है जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रही है,
सप्लाई शॉक होता है, सपोज ऑयल प्राइसेस की तरह वजह से ही, ऑयल प्राइसेस का एग्जांपल ही ले लेते हैं। ऑयल प्राइसेस बढ़ती है तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ती है। लेकिन आपकी जो एग्रीमेंट डिमांड है उसके अंदर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन प्राइसेस राइज होने की वजह से आपका एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम हो गया है, और आपका जो आउटपुट है इकोनॉमी के अंदर वो भी फॉल होने लग गया है। और इसी की वजह से वर्कर्स जो है वो ज्यादा अपनी वेजेस मांग रहे हैं, और इस वजह से जो इकोनॉमी है उसके अंदर आपके प्राइसेस का डिफरेंस आ जाता है, और यह होता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब आ जाते हैं एक अनदर टर्म पे जिसके बारे में आप लोगों ने मैक्सिमम टाइम सुना होगा, डेट इज स्टैगफ्लेशन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने दो चीजें देखी। एक तो था आपका हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था डिसइंफ्लेशन, डिफ्लेशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो कि स्टैगफ्लेशन है, जिसके बारे में एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, तो इस लोगों को आप ध्यान से देखिएगा। अभी तक हम लोगों ने दो फैक्टर्स देखे थे, एक था आपका डिमांड पुल और एक था आपका कॉस्ट पुश। तो जो हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है उसके अंदर आपकी जो ओवरऑल आउटपुट रहता है, आउटपुट कम नहीं हुआ है, ठीक है, डिमांड बढ़ गई है। प्रोडक्शन 70 था, आज भी 70 ही है, लेकिन हमारी डिमांड जो है वो बढ़ गई है। लेकिन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर क्या हो रहा है, डिमांड 100 की थी, ठीक है, 100 आप बना भी रहे थे, अब आप 90 ही बना पा रहे हो। क्यों भाई, आपके पास जो प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो आपकी बढ़ गई है, तो आपका प्रोडक्शन क्या हो गया, कम हो चुका है। इसीलिए अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हमेशा इकोनॉमी के लिए खराब होता है। ठीक है, अच्छा ये फॉल इन, अब ये जो हो रहा है, जो प्रोडक्शन है, अब आप 90 ही बना रहे हो, तो जहां 100 बनाने के लिए आपको 10 लेबर की जरूरत पड़ती थी, अब आपको 90 बनाने के लिए 9 लेबर की जरूरत पड़ रही है। यानी कि आपका लेबर आपने क्या किया है, कम किया है। अब उस एक लेबर के लिए क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ गई है। तो ऐसी सिचुएशन जहां पर प्राइसेस तो बढ़ रही हैं, लेकिन आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ है वो तो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, प्राइसेस बढ़ रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैगफ्लेशन। ओके, तीन फैक्टर्स यहाँ पर आते हैं आपके। फर्स्ट इज आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ गिर रही है, आपकी प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो गई है, तो दैट कंडीशन इज ऑल टुगेदर कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। क्लियर है? आते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ, दैट इज योर हाइपर इन्फ्लेशन। व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन? ये इमेज मैंने यहाँ डाली है, ये देख लो भाई, पैसा पूरा खत्म ही हो गया, पैसे की वैल्यू ही खत्म हो गई, पूरा बर्स्ट आउट हो गया। यानी कि आपका इन्फ्लेशन इस रेट पे अचानक से बढ़ा कि बिल्कुल जहां पर 10% इन्फ्लेशन था, अचानक से 1000%, 2000%, 20,000% इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। तो दैट सिचुएशन इज योर हाइपर इन्फ्लेशन। ये बहुत ही डिवास्टेटिंग सिचुएशन होती है इकोनॉमी के अंदर। आपकी इकोनॉमी एक तरीके से पूरी खत्म ही हो चुकी होती है। जैसे वेनेजुला में हुआ था, वहां की करेंसी फेल हो गई थी। करेंसी फेल हो गई क्या मतलब, भाई आपकी करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रही है। ओके, वो सिचुएशन होती है आपकी हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन। किस वजह से हो सकती है, या तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नोट बना रही है, इतने नोट्स बना रही है और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वो इकोनॉमी में नोट्स आ रहे हैं कि नोट्स की वैल्यू ही खत्म हो गई है। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो रहा है, या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज आ चुकी हैं वहां पर, या फिर लोगों का एंटिसिपेशन गलत हो गया। अब लोगों का एंटिसिपेशन गलत हो गया का क्या मतलब है कि लोग सोच रहे थे कि भाई आगे प्राइस बढ़ेगी तो हम आज ही स्टोर कर लेते हैं, तो वो लोग चीजों को ज्यादा खरीदने लग जाते हैं, और प्राइस उस लेवल पे क्या होती है, अब बहुत ज्यादा चीजें खरीदने लग जाते हैं, स्टोर कर जाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी क्या हो जाएगी, डिमांड कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, और आपकी सप्लाई एज इट इज ही रह जाएगी। इस वजह से कि हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अब आ जाते हैं एक और टर्म होता है, दैट इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, ये ऐसी कंट्रीज में होता है जो कि डेवलपिंग या फिर लो इनकम कंट्रीज होती हैं, जहां पर मेजर रीजन जो होता है वहां का जो वीक स्ट्रक्चर होता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, उसकी वजह से ये सिचुएशन आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, इंडिया ले लेते हैं। ठीक है भाई, इंडिया में एक इंडियन फार्मर है, उसको प्रोडक्शन किया है उसने, वो बेचता है फल और सब्जियां। फल और सब्जियां वो बेच रहा है आपके 10,000 पर क्विंटल के रेट से। ठीक है, 10,000 पर क्विंटल के रेट से फार्मर सब्जियां बेच रहा है। अब एक पर्सन है, मी एज अ कंज्यूमर अगर देखूं तो मुझे वही सेम चीज 20,000 पर क्विंटल के हिसाब से मिल रही है। तो ये जो 10,000 का बड़ा गैप है हमारी जो फाइनल प्रोडक्ट और जो हमारी बेचने वाले दोनों के बीच में, जो कंज्यूमर और जो फार्मर है उन दोनों के बीच में, ये जो मेजर गैप है,
वो हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है। और इसका रीजन हो सकता है भैया, इस गैप का रीजन कुछ भी हो सकता है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके जो एग्रीकल्चर बॉटलनेक्स है वो हो सकती है। जैसे भाई आपके प्रॉपर रोड्स नहीं है, हाईवेज नहीं है, कोल्ड चेंज नहीं है, आपके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, साथ ही में जो आपके पास अंडर एम्प्लॉयड आपके जो है ना एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं वो इतनी तरीके से डेवलप नहीं है। तो इन रीजंस की वजह से जो इन्फ्लेशन आ रहा है उसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं। ओके अब आ जाते हैं वेरियस टर्म्स जो कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ भाई प्राइसेस के बेसिस पे या रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बेसिस पे जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं उनको देख लेते हैं। एंड वी विल गो टू जीडीपी डिफ्लेक्टर। ओके अभी हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट चैप्टर में विल स्टार्ट विद फिस्कल पॉलिसी। अगर आप लोगों को फिस्कल पॉलिसी के बारे में डिटेल में जानना है तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो डेट आपको, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पे। सबसे पहले आ जाता है आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग मतलब क्या होता है, रेंगना। भाई रेंगते रेंगते बढ़ रहा है, प्राइसेस तो बढ़ रही है आपकी लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। डेट इज ओनली 3% पर एनम, हर साल सिर्फ 3% से रेट्स बढ़ रही हैं। तो डेट इज योर कॉल्ड योर क्रीपिंग इन्फ्लेशन। जहां पर बहुत ही कम माइल्ड इन्फ्लेशन है उसको हम लोग क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। सेकेंड इज योर क्रॉनिक इन्फ्लेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेशन क्या है भाई, आपकी इकोनॉमी बहुत टाइम तक क्रिपिंग इन्फ्लेशन की पोजीशन में है, मतलब हर साल प्राइसेस बढ़ रही हैं 3%, 3%, 3%, थोड़ी 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 बढ़ रही है लेकिन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या हो सकता है कि भाई लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अगर बात करें तो हो सकता है बाद में जाके ये हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन ले सकता है। ओके अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन कंटिन्यूस भी हो सकता है कि भाई कंटिन्यूसली हर साल 3% ही बढ़ रही है। कहीं कहीं पर ऐसा हो सकता है कि भाई 3% की जगह 2.5%, कहीं 3.5% हो रहा है, ठीक है। या हो सकता है कि कुछ इंटरवल्स में हो रहा हो फिर नहीं हो रहा हो। इस ऑल टुगेदर इस सबको क्या कहते हैं हम लोग, क्रॉनिक इन्फ्लेशन। नाउ कम्स टू अ वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं लेकिन 3% से ज्यादा बढ़ रही हैं। यानी कि एक तो आप रैंक के चल रहे हो, फिर आप धीरे धीरे चल रहे हो, ओके, लेकिन आप चल रहे हो, आप रुके नहीं हो, यानी कि प्राइसेस जो है आपकी वो इंक्रीज हो रही हैं। तो यानी कि अगर 3 से 10% के बीच में अगर आपकी प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उसको हम लोग वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। वॉकिंग इन्फ्लेशन जो है वो सीरियस हो सकता है अगर अगर आप लोगों ने टाइमली स्टेप्स नहीं लिए इसको कंट्रोल करने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये रनिंग इन्फ्लेशन हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते इवेंचुअली ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अब आ जाते हैं मॉडरेट इन्फ्लेशन। मॉडरेट इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर जो आपकी प्राइसेस जो बढ़ रही हैं, प्राइसेस बढ़ने की जो रेट है वो सिंगल डिजिट के अंदर है, यानी कि 10% से नीचे है। 10% से नीचे आपकी सिंगल डिजिट्स होती हैं, ठीक है। वहां पर अगर इतनी आपकी इन्फ्लेशन है, यानी क्रिपिंग और वॉकिंग दोनों को मिला दें तो आपका क्या बन जाएगा, आपका मॉडरेट इन्फ्लेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर रनिंग इन्फ्लेशन। अब आप अपनी खुद की सिचुएशन समझ लो। सबसे पहले एक छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा पहले क्या होता है, क्रीप करके चलता है, धीरे धीरे चलता है, उसको चलना नहीं आता है, आप अपने घुटनों के बल चलता है, फिर वो चलना सीखता है तो धीरे धीरे पैरों से चलता है, डेट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। फिर जैसे ही उसको वो चलना भी अच्छे से आता है तो वो क्या कर देता है, भागना शुरू कर देता है, यानी कि रनिंग इन्फ्लेशन। आपकी जो इन्फ्लेशन की रेट है, हर साल जो इन्फ्लेशन की रेट है वो बढ़ रही है, 10% से भी ज्यादा बढ़ने लग गई है, 10 to 20%, डबल डिजिट में फिगर्स आ गई हैं। अब इसको क्या कहेंगे, रनिंग इन्फ्लेशन, मतलब भाग रही है अब इकोनॉमी। भागते भागते इतनी भागने लग गई है कि अब आपकी जो इकोनॉमी है वो डबल ट्रिपल द फिगर्स जाने लग गई है। 1000% पर एनम से कम अगर होता है तो डेट इज योर गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ये एक बहुत, इसको हम लोग जंपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इंडिया के साथ ये सिचुएशन एक बार हुई थी, वो भी हुई थी सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे, ओके। और ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन जो होता है, या यहाँ पर प्राइसेस 20% से भी ज्यादा बढ़ रही है हर साल इन्फ्लेशन, और वो कहाँ तक है, 999% पर एनम तक भी जा रहा हो तो उसको हम लोग गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। इन्फ्लेशन यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को सारे टर्म्स। अब आप इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करोगे, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। मेजरली बात की जाए तो भाई आपकी गवर्नमेंट, आपका मनी सप्लाई जो है वो मेजरली आपके, जो मनी सप्लाई है वो मेजरली आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इसके लिए आपका जो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, और इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है, वो मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहां जाके जरूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने सब बताया है कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, उसको कैसे फॉर्म किया जाता है, एवरीथिंग। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज
कैसे, एक हो जाता है भाई आप कैसे मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू करने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले आ जाता है इन्फ्लेशन क्या होता है। आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपकी एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। अब आपकी इस तरीके की सिचुएशन आ रही है कि भाई प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी, थोड़ी कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी। वो उनकी रेट्स को, बैंक रेट्स को, रेपो रेट्स को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लेंडिंग बढ़ जाएगा, लोगों के हाथ में क्या हो जाएगी, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा ही नहीं होगा तो वो ज्यादा इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो आपकी डिमांड जो होगी वो गिरने लगेगी और अल्टीमेटली आपकी प्राइस जो है वो कंट्रोल में आ जाएगी। सिमिलरली गवर्नमेंट भी अपनी फिस्कल पॉलिसीज को थोड़ा टाइटन कर देंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी बना देंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स कम होने लग जाएंगे, आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होने लग जाएगी और अल्टीमेटली आपकी जो प्राइसेस है वो चेक हो जाएगी। फिस्कल पॉलिसी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आप लोग बनिए रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आता है हमारे लास्ट टर्म पे और लास्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज जीडीपी डिफ्लेक्टर। सो व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेक्टर? ठीक है, जीडीपी क्या होता है भाई, कॉस्ट ऑफ हमारे पूरे जो आउटपुट है उनका सम टोटल, ठीक है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ये हम लोगों ने नेशनल इनकम वाले टॉपिक में किया था। अगर आप लोगों ने नेशनल इनकम वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी, तब वहां से जाकर आप लोग जरूर देखेगा। वहां पर मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया है। अब इंपॉर्टेंट मेजर अगर हम लोग जीडीपी की बात करें तो व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेक्टर? जीडीपी डिफ्लेक्टर आपका रेशियो होता है आपका नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। व्हाट इज रियल जीडीपी और व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी? नॉमिनल मतलब आज की रेट पे, आज मैं अभी की बात कर रही हूँ, आज की रेट पे जो करंट प्राइसेस चल रही हैं उसके ऊपर क्या जीडीपी है, करंट प्राइसेस पे क्या जीडीपी है, वो आपका नॉमिनल जीडीपी होगा। और दूसरा होगा रियल जीडीपी, जो कि हम लोग बेस ईयर पे लेते हैं। भाई अभी हमारा बेस ईयर क्या चल रहा है, 2011-12 ले रहे हैं हम लोग। इन दोनों का जो रेशियो रहता है उसको हम लोग जीडीपी डिफ्लेक्टर कहते हैं। हमारा नॉर्मल जीडीपी टू रियल जीडीपी जो रेशियो रहता है दैट इज योर जीडीपी डिफ्लेक्टर। अब एग्जाम में बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी के बीच में डिफरेंस होता है आपका इन्फ्लेशन का। ओके, इन्फ्लेशन इज द रीजन। 2011-12 में जो प्राइसेस थी आज 2020 में वही प्राइसेस होगी क्या? नहीं। तो भाई 2011-12 की प्राइसेस से जो 2020 के प्राइसेस के बीच में जो डिफरेंस आया है, तो यहाँ की प्राइसेस पे जो जीडीपी था और यहाँ के प्राइसेस पे जो जीडीपी है वो आपका क्या होगा, जो दोनों का रेशियो है दैट इज योर जीडीपी डिफ्लेक्टर। आज का वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फिस्कल पॉलिसी स्टार्ट करने वाले हैं, सब टाइप्स ऑफ बजट एंड टोटल आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट एवरीथिंग हम लोग कवर करने वाले हैं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।